ऐसे आदमी पर क्या गुजरती होगी जो अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ रंगे हाथ पकड़ ले, और रंगे हाथ भी इस तरह की पत्नी ये बहाना भी ना कर सके कि उसके साथ जबरदस्ती हो रही थी। पहले पहल उसके पास जब फोन आया तो उसे लगा कि कोई उसके साथ भद्दा मजाक कर रहा है। उसने फोन करने वाले को डांटा, फटकारा भी, उसे कॉल ट्रेस करवाकर पुलिस में देने की धमकी भी दी, लेकिन खबर देने वाला पूरी तरह गंभीर था। उसने कहा, आपकी पत्नी के अवैध संबंध आज नहीं तो कल उजागर होंगे ही। मैं आपको पहले सूचित कर रहा हूँ ताकि आप समय से पहले सचेत हो जाए। फैलते फैलते खबर आप तक पहुंची तो आपकी ही बदनामी होगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसने प्रश्न किया। सबूत तलाशना मेरा काम नहीं है, आपका घर अय्याशी का अड्डा बन चुका है। सबूत तुम खुद तलाश करो। और फोन काट दिया गया। फोन करने वाले की बात पर उसे यकीन न आना स्वाभाविक था। 14 वर्ष हो चुके थे उसके विवाह को। एक बेटा भी था जो अभी स्कूल में पढ़ रहा था। सुखी दाम्पत्य था उनका। ऐसे में उसकी पत्नी के बहकने का कोई कारण नहीं था। घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। खुद का घर था, अच्छा वेतन था, अच्छी नौकरी थी उसके पास, बैंक में मैनेजर था वो। लेकिन कोई उसे उस तरह फोन क्यों करेगा? उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। 13 वर्ष का बेटा था उसका। पत्नी की उम्र भी 33 वर्ष के लगभग थी। खुद उसकी आयु 45 वर्ष थी। सुना था उसने कि इस उम्र में औरत एक बार फिर से युवा होती है। औरत में वही लक्षण उभरते हैं जो 17 से 18 की उम्र में। लेकिन वो इस बात का पता कैसे लगाए? दिमाग में बैठे शक को कैसे साबित करे? पत्नी के हाव भाव व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं था। जैसी वो पहले थी वैसे ही अब भी है। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर उसके सबसे घनिष्ठ मित्र मोहन ने पूछा, क्या बात है रमेश, कोई परेशानी हो तो कहो। मोहन उसका सबसे निकटवर्तीय मित्र था। दोनों अपनी परेशानियां, अपने दुख एक दूसरे को बताकर मन हल्का करते थे। बचपन से साथ पढ़े लिखे, साथ में खेले और आज एक ही बैंक में कार्यरत थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो जिस बैंक में मैनेजर था, मोहन उसी बैंक में अकाउंटेंट था। कुछ नहीं, पारिवारिक कारण है, रमेश ने टालने के अंदाज में कहा। बताकर करता भी क्या? थोड़ी देर के लिए मन हल्का तो हो जाता और ये डर बढ़ जाता कि उसे बात पता चली तो वो किसी न किसी से कहेगा जरूर, चाहे वो कितनी भी घनिष्ठ मित्र हो। किसी से ना कहने की कसम भी उठा ले तो भी ऐसी बातें आदमी अपने तक नहीं रख सकता। रमेश दुखी था, उदास था। उसके दिलो दिमाग में भयंकर झंझावत चल रहे थे। न घर में मन लग रहा था, न ऑफिस में। वो करे तो क्या करे? इस सच्चाई का पता कैसे लगाए? किसी को तो बताना पड़ेगा, तभी तो कोई रास्ता मिलेगा और मन हल्का भी होगा। आखिर कब तक वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा? फिर समाधान निकलेगा कैसे? नहीं, किसी को बताने पूछने से पहले उसे इस बात को प्रत्यक्ष देखना होगा। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। फिर ये तो किसी की फोन पर दी गई खबर मात्र है जो गलत हो सकती है। रमेश अब बिना बताए टाइम टेबल पर घर आने लगा और घर भी इस तरह आता जैसे दबे पांव कोई चोर घुसता है। अचानक घर आने से रमेश की पत्नी के चेहरे पर बेचैनी सी दिखाई देने लगी। हालांकि घर में उस समय कोई नहीं था, लेकिन पत्नी विभा के चेहरे पर आई हड़बड़ाहट ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। विभा ने पूछा, आप अचानक कैसे? तबीयत तो ठीक है आपकी? क्यों? क्या मुझे अपने घर में आने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? पहले तो कभी नहीं आए दोपहर में, वो भी बैंक के समय पर। मेरे आने से तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, इसलिए पूछ लिया। पहले तो बहुत कुछ नहीं हुआ जो अब हो रहा है, रमेश ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। विभा ने कोई उत्तर नहीं दिया। रमेश ने बारीकी से बेडरूम का आंखों से मुआयना किया, लेकिन सब कुछ ठीक था अपनी जगह पर। वो पलंग पर लेट गया। शायद किसी अन्य व्यक्ति का कुछ देर पहले होने का उसके जिस्म की गंध का कुछ अनुमान मिले, पर वो स्त्री नहीं था। इन बातों को औरत की छठी इंद्रिय भाप लेती है। तभी उसे तकिए के पास एक मोबाइल नजर आया। ये मोबाइल किसका हो सकता है? रमेश ने मोबाइल उठाया ही था कि अचानक चाय लेकर विभा कमरे में आ गई।
उसने तीव्रता से मोबाइल ये कहकर ले लिया कि मेरी सहेली का मोबाइल है, जल्दी में छोड़ गई होगी। अगर तुम्हारी सहेली का मोबाइल है तो चील की तरह झपटा मारकर क्यों छीना? मैंने झपटा नहीं मारा, सहेज ही लिया है। तुम तिल का ताड़ बनाने लगे हो आजकल। तुम्हारी सहेली आई थी? हाँ, तुमने बताया नहीं। वो तो अक्सर आती है, इसमें बताने वाली क्या बात है? रमेश पूछने ही वाला था कि तुम्हारी सहेली का नाम क्या है, लेकिन वो ये सोचकर चुप हो गया कि पूछताछ से पत्नी को शक हो सकता है, फिर वो सावधान हो जाएगी। रमेश बैंक में अपनी सीट पर काम कर रहा था, तभी मोबाइल की घंटी बजी। उस तरफ से वही स्वर सुनाई दिया, बहुत चालाक है तुम्हारी बीवी, उसे पकड़ना है तो ऐसा समय चुनो जब तुम्हारा बेटा स्कूल में हो। अगर इतने शुभचिंतक हो तो तुम ही बता दो कि कौन कब आता है। बीवी तुम्हारी बेवफाई करे और जानकारी मैं दूं, तो फिर फोन करके खबर क्यों देते हो? रंगे हाथ पकड़ोगे तो कोई बहाना नहीं बना पाएगी, वरना स्त्री चरित्र है, रो धोकर खुद को सच्चा और जमाने को झूठा साबित कर देगी। तुम क्या मेरे घर की चौकीदारी करते हो? तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर में कौन आता है, क्यों आता है? रमेश ने चिढ़कर कहा। दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई और फोन कट गया। रमेश सोचता रहा और एकदम से उसके दिमाग में आइडिया आया। विभा को लगे कि वो घर पर नहीं है, पर वो घर पर ही हो। दूसरे दिन सुबह उसने अपनी योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। उसने कार स्टार्ट की, फिर बंद की, फिर स्टार्ट की, फिर बंद की। इस तरह उसने कई बार किया, फिर झल्ला कर कहा, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं बाहर सड़क से ऑटो ले लूंगा। विभा उस वक्त बाथरूम में पहुंच चुकी थी। उसने कहा, दरवाजा अटका कर चले जाना, मैं बाद में बंद कर लूंगी। रमेश ने जोर से दरवाजा खोला, फिर जोर से खींचकर बंद किया और बाहर जाने के बजाय बेडरूम में रखी बड़ी अलमारी के पीछे छिप गया। अपने ही घर में छिपना कितना पीड़ादायक होता है। अपनी पत्नी को गैर पुरुष के साथ रंगे हाथ पकड़ना। बेटा तरुण पहले ही स्कूल जा चुका था, अब उसे सांस रोके छिपकर खड़े इंतजार करना था उस भीषण दृश्य का। रमेश ने मन ही मन सोचा, अगर उसकी पत्नी ने उसे देख लिया तो क्या सोचेगी उसके बारे में, और अगर ये सच ना हुआ तो वो अपनी ही नजरों में गिर जाएगा। विचारों के ऊहापोह में उसे पता भी ना चला कि उसे दम साधे खड़े हुए कितना वक्त गुजर चुका है। काफी समय तक उसे अपनी पत्नी के इस कमरे में आने जाने की आहट मिलती रही। फिर पत्नी के मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। विभा ने मोबाइल उठाया। उस तरफ से कौन बोल रहा था, क्या बोल रहा था, ये उसे विभा की बात से समझ आ गया। रास्ता साफ है, गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, पैदल ही निकल गए। लेकिन जरा चौकस रहना, मुझे लगता है उन्हें शक हो गया है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर विभा गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। फिर एक 30 से 32 वर्ष के आकर्षक गौरवर्ण युवक ने बेडरूम में प्रवेश किया। दोनों लिपट गए, फिर दोनों के मध्य प्रतिक्रिया आरंभ हुई। दोनों निढाल होकर बिस्तर पर लेट गए। तुम घबराना मत, युवक ने उसे धैर्य बधाया। रास्ते का कांटा बनेगा तो कांटे को निकाल फेंकना मुझे आता है। तुम क्या हत्या कर दोगे? इतना प्यार करते हो मुझे? विभा ने लिपटते हुए कहा। रमेश का खून खौलने लगा। उसके दिल में आया कि कहीं से एक रिवॉल्वर का इंतजाम करे और दोनों को गोली से उड़ा दे, यही सजा है दोनों की। लेकिन खौलता हुआ रक्त उसे जमता हुआ जान पड़ा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। झूठ की ताकत का भी जवाब नहीं। कितनी बेवफाई और ताकत से भरा हुआ था। बेचारा अपने ही घर में छिपा हुआ दोनों की प्रणय लीला देख रहा था। फिर मिलने का वादा करके युवक चला गया और विभा ने कमरा ठीक ठाक किया। वह बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उसके खर्राटे कमरे में गूंजने लगे। दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर रमेश बाहर निकल गया। जो उसने देखा, जो उसने भोगा, उस मृत्यु तुल्य कष्ट में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खत्म कर दे दोनों को और जेल चला जाए जीवन भर के लिए, या खुद को खत्म कर ले और पीछा छुड़ाए अपने इस टूटे हारे धोखा खाए जीवन से। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उसके बेटे का क्या होगा? इन लोगों का क्या है? इन्हें तो खुली छूट मिल जाएगी, लेकिन सजा भुगतेगा उसका बेटा। नष्ट हो जाएगा उसके बेटे का भविष्य। उसे लगा कि अब चाहे जो भी हो, उसे मोहन से बात करनी चाहिए कि वो आगे क्या करे।
ऐसा ही चलने दे, आंख पर पट्टी बांधकर जीना शुरू कर दे, सब बातों से अनजान बना रहे। उसे लगा कि मोहन को बता देना चाहिए, कोई तो हो इस दुर्दांत घड़ी में अपना। उसने मोहन को सब कुछ बता दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका कहना जारी रहा और मोहन ने सब सुनने के बाद अफसोस जताते हुए कहा, हर समस्या का हल है, तुम क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मोहन, तो चलो मेरे साथ, मोहन ने कहा और बिना प्रश्न पूछे रमेश उसके पीछे छोटे बच्चे की तरह चल पड़ा। रमेश को मोहन एक कॉफी हाउस में ले गया और उससे कहा, मैं जो पूछूं सच सच बताना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एक अच्छा समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। पूछो, तुम्हारे अंदर कोई कमी है? मेरा मतलब, कमी होती तो मेरे साथ वो इतना लंबा समय न बिताती। मत भूलो कि मैं एक बच्चे का बाप हूँ। ये सब कब से चल रहा है मुझे पता नहीं। तुम्हें शक कैसे हुआ? किसी ने फोन पर जानकारी दी जो सही निकली। हाँ, तुम क्या चाहते हो? मैं उन दोनों का कत्ल करना चाहता हूँ। ये मूर्खता होगी। तो तुम बताओ क्या करूँ मैं? मेरे ख्याल से तुम्हारा इस संबंध में अपनी पत्नी से बात करना उचित नहीं होगा। अगर तुम बिना सबूत के तलाक देने की बात करोगे तो हो सकता है तुम्हारी पत्नी तुम्हें दहेज प्रताड़ना के केस में अंदर करवा दे। मेरा एक मित्र है जो जासूसी का काम करता है, उसके पास चलते हैं। एक बार सबूत हाथ लग जाए तो फिर तुम जैसा चाहो करो। तो चलते हैं तुम्हारे जासूस मित्र के पास। इस समय रमेश और मोहन टाइगर डिटेक्टिव एजेंसी में बैठकर जासूस टाइगर को सारी बात सुना रहे थे। पूरी बात सुनने के बाद जासूस टाइगर ने अपनी फीस 10,000 रुपए एडवांस बताई और सबूत मिलने के बाद 30,000 रुपए जो रमेश ने मंजूर कर ली। लेकिन आप सबूत जुटाएंगे कैसे? रमेश ने पूछा। रमेश ने सोचा क्यों ना सबसे पहले विभा के आशिक की पत्नी को सच बताया जाए। जब उसकी पत्नी को अपने पति की करतूत के बारे में पता चलेगा तो वो अपने पति के विरुद्ध कठोर कदम उठाएगी। हो सकता है इससे विभा और उसके आशिक के संबंध टूट जाए। नहीं भी टूटते तो कम से कम जो तकलीफ मैंने सही है यही उसके आशिक को भी भुगतनी पड़ेगी। उसने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की, मैं उसका घर तोड़कर कुछ तसल्ली तो महसूस करूंगा। और वो जासूस के दिए पते पर विभा के आशिक के घर पहुंचा। विभा के आशिक का नाम सुमेर चंद था। कॉलेज में वे विभा के साथ पढ़ता था। उसकी पत्नी घरेलू महिला थी। उसकी 2 बेटियां थीं। वो कॉलेज में प्रोफेसर था। विभा से उसका प्रेम कॉलेज में था। शादी के बहुत बाद फेसबुक के जरिए ये प्रेम अवैध संबंधों में परिणत हो चुका था। रमेश को टाइगर द्वारा दी गई जानकारी से ये भी पता चला कि दोपहर में सुमेर चंद कॉलेज में या उसके घर में होता है। बैंक में 1 घंटे काम करने के बाद रमेश सुमेर चंद के घर पहुंचा। दरवाजा सुमेर चंद की पत्नी ने खोला। रमेश ने अपना परिचय देकर थोड़ा समय मांगा। इस थोड़े से समय में उसने सीडी दिखाई और सारी जानकारी दी। सुमेर चंद की पत्नी विभा से अधिक सुंदर और शिक्षित थी। रमेश द्वारा दी गई जानकारी से उसका चेहरा उदास और गुस्से में बदल गया। रमेश और मोहन वापस आ गए। दूसरे दिन रमेश टाइगर को अपना मित्र बनाकर घर ले गया। उसकी पत्नी विभा जब किचन में गई तब टाइगर ने खुफिया कैमरा लगा दिया। दूसरे दिन की शाम को रमेश ने कैमरा टाइगर को सौंप दिया। तीसरे दिन टाइगर ने सबूत बनाकर रमेश को सीडी सौंप दी। उसके आशिक का नाम, काम धाम सबका ब्यौरा बनाकर दिया। रमेश ने बकाया 30,000 रुपए धन्यवाद सहित जासूस टाइगर को सौंपे। सबूत और जानकारी हाथ लगते ही रमेश को अंदर ही अंदर तसल्ली मिली और साथ में ताकत भी। जैसे आप बैंक में मैनेजरी करते हैं। अरे भाई, मेरा यही तो काम है, यही मेरा पेशा है। आप मुझे अपने घर किसी बहाने ले जाएंगे, मैं घर में तुम्हारे बेडरूम में कैमरा लगा दूंगा गोपनीय तरीके से। फिर दूसरे दिन तुम्हें कैमरा निकाल कर मुझे वापस करना है। मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी और उसके आशिक की पूरी जानकारी दूंगा। इस सबूत के आधार पर तुम्हें जो कदम उठाना हो उठा सकते हो। तलाक लेना हो, चाहे पत्नी को सबूत देकर सुधारने के लिए एक मौका देना हो। एक बात पूछूं टाइगर भाई, ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें पत्नी को चरित्रहीनता के आधार पर सजा दिलवाई जा सके?
टाइगर ने रमेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं दोस्त, ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें शादीशुदा स्त्री की चरित्रहीनता पर कानून की कोई धारा लग सके। आप अपने पति को क्या सजा देंगी मैडम? रमेश ने मासूमियत से पूछा। कुछ देर शांत रहकर सुमेर चंद की पत्नी रीमा ने कहा, घर वालों की मर्जी के खिलाफ मैंने लव मैरिज की थी। अब किस मुंह से अपने पति की करतूत बताऊंगी? शादी के कुछ समय बाद ही मुझे अपने पति के चरित्र के बारे में पता चल गया था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी और अभी भी क्या कर सकती हूँ? मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे अपना घर भी बचाना है। आप तलाक दे सकती हैं, रमेश ने कहा। मैं अपने पति को तलाक की गोली से मारूं या बंदूक की गोली से, घर तो मेरा ही टूटना है। मेरा विवेक तो यही कहता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ दिन नाराज रह सकती हूँ, पति को मार तो नहीं सकती। तलाक के बाद मैं क्या करूंगी? 2 बेटियों को अकेले पालना संभव नहीं है मेरे लिए, लेकिन आप तो मर्द हैं, अच्छी खासी नौकरी है आपके पास, आप क्यों नहीं छोड़ देते अपनी पत्नी को? मेरा भी एक बेटा है, रमेश ने कहा। जब आप पुरुष होकर सह सकते हैं अपने बेटे की खातिर, तो मैं तो स्त्री हूँ। बातचीत का जो नतीजा रमेश चाहता था वो नहीं निकला। रमेश इस वादे के साथ विदा हुआ कि उनके मध्य जो बातचीत हुई उसके जिक्र में रमेश का नाम न आए, क्योंकि उसे कुछ तो करना ही है अपनी पत्नी को सजा देने के लिए। मालूम पड़ने पर कहीं बेसतर्क और बेरहम न बन जाए उसके प्रति। रमेश जैसे लोग बंदूक चलाने के लिए दूसरे का कंधा तलाशते हैं। ऐसे लोग प्रत्यक्ष हमला करने से डरते हैं, चाहे उसकी जान पर क्यों न बन जाए। सुमेर चंद की पत्नी रीमा से उसके मिलने की यही वजह थी कि रीमा कुछ ऐसा करे, पति की बेवफाई से नाराज होकर सुमेर चंद का घर टूट जाए, लेकिन रीमा के उत्तर से उसका ये दांव खाली गया। अब उसने दूसरा तरीका ये अपनाया कि वो अपने ससुर लखन पाल से इस बारे में बात करने पहुंचा। सबसे पहले उसने सीडी की एक कॉपी थमाकर कहा, बाबूजी, ये रहा विवाह के विरुद्ध ठोस सबूत। आपकी बेटी ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। आप बताइए मैं क्या करूं? लखन पाल ने कहा, तुम मेरे दामाद हो, मैं तुमसे अपनी बेटी की हरकतों के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन बेवफाई मेरी बेटी ने नहीं, तुम्हारी पत्नी ने की है। शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप चुका हूं और इस बात का 15 वर्ष हो चुके हैं। तुम्हारी सास अब इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो उससे कहता बेटी से बात करने को। मैं पिता हूँ, मेरा इस मामले को लेकर बेटी से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अपनी पत्नी को कैसे राह पर लाना है, उसके बहके हुए कदमों को कैसे संभालना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर भी तुम कहते हो तो मैं उसे समझाऊंगा। रमेश को यहाँ से भी निराशा हाथ लगी। पिता ने अपनी बेटी को फोन पर समझाया कि अपना घर, अपना पति, बच्चे, एक औरत के लिए सब कुछ होना चाहिए। तुम जिस रास्ते पर चल पड़ी हो वो निराशा का रास्ता है, अभी भी वक्त है। मृग तृष्णा के पीछे मत दौड़ो, लेकिन वासना में डूबा व्यक्ति कहाँ समझ पाता है। विभा को समझ में आ गया कि उसके पति को उसके अवैध संबंध की पूरी जानकारी है। उसने अंतिम फैसले के उद्देश्य से सुमेर चंद को फोन लगाकर संबंधों की खुलती पोल के विषय में जानकारी देते हुए कहा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, तुम भी शादीशुदा और एक बच्चे की माँ हो। मेरी पत्नी को भी हमारे संबंधों की जानकारी हो चुकी है। तुम अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे प्यार की खातिर छोड़ दो सब कुछ। मैं भी तुम्हारे लिए सब छोड़ने को तैयार हूँ। भगा ले जाओ मुझे और कर लो मुझसे शादी। मैं अपनी पत्नी और बेटियों को नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता। जब शादी नहीं कर सकते तो संबंधों को आगे बढ़ाया ही क्यों? मैंने शादी का कभी तुमसे वादा नहीं किया, ना हमारे बीच में कभी कोई शादी की बात हुई। संबंध रखना हो तो ठीक, अन्यथा ऐसे रिश्ते को समाप्त कर लो। फिर मैं तुम्हारी क्या हुई रखेल? मन बहलाने का साधन, जैसा तुम समझो। तुम्हारे लिए मैं अपना घर नहीं तोड़ सकता। दिल बहलाना और बात है, शादी करना बहुत बड़ी बात है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें नहीं, अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ और तुम अपने पति को। जब तुम अपने पति की नहीं
हुई तो मैं तुमसे कैसे वफा की उम्मीद रखूं। मैं तुमसे अभी और इसी वक्त संबंध तोड़ता हूँ। इतना कहकर सुमेर चंद ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। उफ, ये मैंने क्या कर दिया। बहके हुए जज्बातों ने पूरे जीवन पर ग्रहण लगा दिया। कैसे सामना करूंगी अपने पति का। एक गलत कदम ने अर्श से फर्श पर लापटका मुझे। ना मैं अच्छी माँ बन सकी और ना अच्छी पत्नी। अब क्या होगा, कौन सी विपत्ति आती है, इसका बस इंतजार किया जा सकता है। पति के पास मेरी चरित्रहीनता के पूरे सबूत हैं। ये क्या कर दिया मैंने। अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अपने हाथों से अपना ही घर जला दिया। तभी फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, पति छोड़ दे तो मैं तुम्हें रखने को तैयार हूँ। उसने जोरों से फोन पटक दिया और चीखी, मैं वैश्या नहीं हूँ तो क्या हो। आवाज की दिशा में पलटकर देखा विभा ने। सामने रमेश खड़ा था और पूछ रहा था तो क्या हो। विभा पति के पैरों पर गिर गई। उसने रोते हुए कहा, मुझे बहका दिया था सुमेर ने, माफ कर दो मुझे। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो जो किसी ने कहा और तुमने मान लिया। रमेश ने क्रोध से चीख कर कहा, तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। विभा गिड़गिड़ाई, तुमने मेरे घर को अपनी अय्याशी का अड्डा बना दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अपने बेटे की खातिर मुझे माफ कर दीजिए। बेटे का ख्याल होता तो ऐसी गिरी हुई हरकत न करती। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुमने बेवफाई की है मुझसे, तुमने प्रेम की, घर की, परिवार की मर्यादा को नष्ट किया है। क्षमा के योग्य नहीं हो। विभा क्षमा मांगती रही। रमेश उसे खरी खोटी सुनाता रहा। तभी बेटा स्कूल से आ गया। पिता को गुस्से में और माँ को रोते देख बेटा भी रोने लगा। क्या हुआ मम्मी, पापा आप क्यों गुस्से में हैं? बेटे का चेहरा सामने पड़ते ही रमेश का गुस्सा शांत हो गया। विभा ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा अपने पापा से कहो मुझे माफ कर दे। पत्नी को ना सही एक माँ को ही माफ कर दे। माँ को रोते देख बेटे ने अपने पिता से रोते हुए कहा, पापा मम्मी को माफ कर दीजिए। अगर आपका गुस्सा शांत ना हो तो मेरी ही पिटाई कर दीजिए, मुझे डांट लीजिए। बेटे को रोता देख पिता पिघल गया। विभा बेटे को खाना खिलाने ले गई। थोड़ी ही देर बाद चाय बनाकर पति को दी। रमेश ने कहा, हमारा बेटा हम दोनों के बीच सेतु है। एक छोर पर तुम, दूसरे छोर पर मैं तुम्हें बेटे की खातिर तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बेटे को हम दोनों की जरूरत है। लेकिन मैं तुम्हारी बेवफाई भूल नहीं सकता। मैं तुम्हारी चरित्रहीनता को चाह कर भी नहीं भूल पाऊंगा। हम एक ही छत के नीचे तो रहेंगे, लेकिन वो प्रेम, वो विश्वास अब संभव नहीं है मेरे लिए। विभा फिर से घर को घर बनाने में जुट गई। गुजरते वक्त के साथ मन के भेद मिटे तो सही काफी मात्रा में, लेकिन रमेश के मन मस्तिष्क में एक दरार बन गई हमेशा के लिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।